ठीक है, तो अभी हम इंडक्शन मोटर चल रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। उसमें मैंने आपको दो टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बता दी थी, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, या केवल रेजिस्टेंस स्टार्ट भी कर सकते हो आप। दूसरी थी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। अब जो तीसरी टाइप की मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। मीन्स इसमें कैपेसिटर परमानेंटली सर्किट में लगा रहेगा। डोमेस्टिक एग्जांपल जो है इसके, फैन में जो अपनी मोटर लगी रहती है वो परमानेंट कैपेसिटर लगा रहता है, जो कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर कहलाएगी। पानी की जो सिंगल फेज की जो मोटर होती है, अपने घरों में जो पंप लगा रहता है, मोटर जो लगी रहती है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। ये घरेलू एग्जांपल बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एग्जांपल आगे इसको करूँगा जब बताऊंगा। एंड तीसरी जो हमारा रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो है, उसमें जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है वो भी कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। आप देखेंगे इन मोटर को, जो जब आप यहाँ पे आएंगे ना प्रैक्टिकल करने के लिए, जब भी गवर्नमेंट के आदेश होंगे कॉलेज खुलने के, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मोटर काम करती है। ठीक है, तो ये मोटर बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैसी होती है जैसी कि कल मैंने बताई थी, कैपेसिटर स्टार्ट एंड इंडक्शन रन। केवल फर्क इतना है, उसमें कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग टाइम में लगाया जाता है, तो शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर लगाया जाता है। इसमें जो कैपेसिटर लगेगा हैवी ड्यूटी लगेगा, बिकॉज द कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड इन द सर्किट। ओके, सो यह मोटर कैपेसिटर स्टार्ट तथा रन प्रकार की ही तरह होती है। केवल अंतर है कि इस प्रकार की मोटर में कैपेसिटर सर्किट में हमेशा लगा होता है। इसलिए कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का नहीं हो कि ऑयल कैपेसिटर होएगा, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग हार्ड ड्यूटी कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर लगाने के कुछ लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? मोटर की भार क्षमता में वृद्धि होती है, ओवरलोड पे यदि थोड़े बहुत हो जाए तो मोटर चल जाएगी। इस पावर फैक्टर हाई होता है क्योंकि कैपेसिटर सर्किट में लगा दिया, इसलिए पावर फैक्टर हाई होगा। हाई एफिशिएंसी और सुगम संचालन, स्मूथ इसका रनिंग होएगा, ऑपरेशन स्मूथ होगा, कोई स्विच विच नहीं है, मेंटेनेंस बहुत इसका आसान। आपने देखा होगा पानी की मोटर अपनी इतने चलती रहती है, सालों साल खराब नहीं होती। पंखे की मोटर सालों साल खराब नहीं होती। ठीक है, तो इन मोटर में जो कैपेसिटर प्रयोग में लिए जाते हैं वो प्राय 2 से 20 माइक्रोफैरड रेंज के होते हैं, माइक्रोफैरड रेंज के होते हैं। और ये कैपेसिटर कंटिन्यूअस ड्यूटी के होते हैं तथा तुलनात्मक रूप से महंगे होते हैं। कंटिन्यूअस ड्यूटी का मतलब दे आर परमानेंटली कनेक्टेड इन द सर्किट। तो इसमें ऑयल कैपेसिटर नॉर्मली हम यूज करते हैं, या पाइनरोल इंसुलेटेड फॉइल पेपर प्रकार के कैपेसिटर का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा। आप जब देखें पंखे का कैपेसिटर भी आप कभी आप खोल के देखें, तो वो मेरे ख्याल से 4 माइक्रोफेड का मिलेगा नॉर्मली डोमेस्टिक फैन के अंदर। तो 2 से 20 माइक्रोफेड का कैपेसिटर होता है। इन मोटर में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग दोनों एक समान होती है, अतः इन मोटर में घूमने की दिशा आसानी से बदली जा सकती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना है। केवल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बस डायग्राम जो है, वो डायग्राम आप नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल स्केल से सुंदर सुंदर डायग्राम बनाइए, एंड यू मेंशन एवरीथिंग इन द डायग्राम। अतः इस प्रकार के मोटर का इंडस्ट्रीज में प्रयोग निम्न रूप में किया जा सकता है: इंडक्शन रेगुलेटर, फर्नेस कंट्रोल और वाल्व्स। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पावर एप्लीकेशन के अंदर तो बड़ी मोटर यूज होगी, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे थर्मल पावर प्लांट है, उसका स्टीम जो इनपुट का कंट्रोल करता है वाल्व, उसको कम या ज़्यादा करना है, कौन करेगा? सिंगल फेज इंडक्शन। और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, तो जो एरर सिग्नल आएगा वो मोटर को एक्चुएट करेगा। सर्वो मोटर जो आपने पढ़ी है कंट्रोल सिस्टम में, उसको एक्चुएट करेगा कि वाल्व के लिए स्टीम मेरे को ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। इसी प्रकार दोनों तरफ से मोटर रोटेट होगी। ठीक है ना। अन्य एप्लीकेशन है फैन, ब्लोअर, वोल्टेज रेगुलेटर, कंप्रेसर। ये इसका डायग्राम, बुक का भी डायग्राम है, केवल यहाँ पे स्विच लगा हुआ था, यहाँ पे स्विच नहीं है। इसका मतलब ये मोटर के साथ कैपेसिटर परमानेंट लगा रहेगा। तो जिसके साथ कैपेसिटर लगा रहता है वो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाएगी, दूसरी मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग कहलाएगी। हालांकि दोनों वाइंडिंग बिल्कुल एक जैसी होती है, इसलिए इन मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जब आप प्रैक्टिकल के लिए क्लास में आएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा हाउ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन।
ये आ नहीं रहा क्या? ठीक है, ये रोटर बिल्कुल स्क्वायरल के प्रकार का होता है। सिंगल फेज सप्लाई है, टोटल करंट आई है, वोल्टेज अप्लाइड वी है, आई एस स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट और आई आर रनिंग वाइंडिंग करंट या मेन वाइंडिंग करंट। तो क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है तो फेजर डायग्राम एज इट इज होगा जैसा पहले था। ये वोल्टेज है तो कैपेसिटर के कारण करंट जो आई एस वो लीड करेगा अप्लाइड वोल्टेज से, जबकि आई एम या आई आर जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा। तो टोटल आई एस और आई ए आर के बीच का जो एंगल है वो उसको हम कहलाते हैं अल्फा और टॉर्क एंगल। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। ये ध्यान भी रखिए आप, ये एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जा सकता है कि इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वो प्रोपोर्शनल होता है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, क्या अल्फा, कुछ भी दे सकता है चारों ऑप्शंस। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन अल्फा के। तो एट दिस द अल्फा बिटवीन आई एस एंड आई आर, स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट और मेन वाइंडिंग करंट, रनिंग वाइंडिंग करंट। इसका पावर फैक्टर भी हाई होगा। इन दोनों करंट को जोड़ूंगा तो ये आई यहाँ आएगा, ये फाई होगा, फाई का मान बहुत कम होगा तो पावर फैक्टर भी बहुत ज्यादा होगा। और ये इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स सिंगल करवाएगा क्योंकि कैपेसिटर परमानेंटली सर्किट में लगा हुआ है। तो जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर जो कर्व है बिल्कुल वैसा का वैसा कर्व ये आएगा। ठीक है, दिस इज परसेंटेज ऑफ फुल लोड टॉर्क 100%, 200%, 300%, 400%। दिस इज परसेंटेज ऑफ स्पीड। ये स्टार्टिंग कंडीशन है इधर और ये रनिंग कंडीशन है। तो मोटर ऑपरेट होती है इस रीजन के अंदर, केवल मोटर इस रीजन में ऑपरेट होगी। ठीक है ना, मोटर विल ऑपरेट इन दिस रीजन। ये रीजन है मोटर को ऑपरेट होने का, दिस इज द रीजन। ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग रीजन मोटर और ये स्टार्टिंग रीजन, दिस इज स्टार्टिंग। ओके, ठीक है। तो ये है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, सॉरी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। और लास्ट जो मोटर है दैट इज आवर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये थोड़ी स्पेशल टाइप की मोटर है, बिल्कुल छोटी एप्लीकेशंस में काम में आती है। इसमें यार हिंदी में मेरे पास नोट्स थे नहीं, ये इंग्लिश में है, मैं समझा हिंदी में देता हूँ आपको। आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के इसको आप हिंदी में नोट्स बना लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें लिखने की बजाय आप डायग्राम के ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे ना तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो 100% आएगा इसके अंदर कि शेडेड पोल मोटर में जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है वो होती है अनशेडेड से शेडेड। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड पोर्शन। ये शेडेड अनशेडेड क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो दूसरा, इस प्रकार की मोटर में जो रोटेशन जो है वो डायरेक्शन रोटेशन की चेंज नहीं कर सकते हम। अब देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन। इट हैज सैलिएंट पोल ऑन द स्टेटर। सैलिएंट पोल होते हैं स्टेटर में, लिख दीजिए हिंदी में, स्टेटर में सैलिएंट पोल होते हैं। सैलिएंट पोल्स के ऊपर फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है और जिसके ऊपर सिंगल फेज सप्लाई एसी सप्लाई लगा। टॉर्क रोटर कैसा होता है? इट हैज स्क्वायरल केज रोटर। रोटर इसका स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। अब शेडेड पोल क्या है बेसिकली देखिए, अ पोर्शन ऑफ ईच पोल इज सराउंडेड बाय शॉर्ट सर्किटेड कॉपर स्ट्रिप और रिंग एज शोन इन फिगर बिलो एंड इज नोन एज शेडिंग कॉइल और शेडिंग रिंग। इसलिए इसको कहते हैं शेडेड पोल मोटर। ये देखिए, ये दो पोल मोटर दिखा रखी है, ये सिंगल फेज सप्लाई। इसमें क्या करते हैं, ये पोल है आपका सैलिएंट पोल है ये दोनों। ठीक है ना। तो इसमें एक पोर्शन कट कर देते, स्लॉट बना देते इस तरह से यहां पर। तो ये अनशेडेड पोर्शन तो कहलाता है 2/3 और ये शेडेड पोर्शन कहलाएगा 1/3। मतलब जो पूरा पोल फेस है, इस पोल फेस के 2/3 पोर्शन के बाद एक स्लॉट बना देते हैं, कट बना देते हैं, दैट इज नॉन एज द शेडेड पार्ट। इसको हम कहते हैं शेडेड पार्ट। 1/3 पोर्शन शेडेड होता है, 2/3 अनशेडेड होता है। और ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसके अंदर एक कॉपर की रिंग लगा देते हैं। ये जो दिखा रखा है ना मोटा, कॉपर की रिंग लगा देते हैं जो कि कहलाती है शेडिंग कॉइल, शेडिंग रिंग, शेडिंग बैंड, कुछ भी कर सकते हैं कॉपर का। ये स्टेटर है, बता रखा है डायग्राम के अंदर बिल्कुल। ये रोटर है,
ये सैलिएंट पोल है, इसके ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग लगा रखी है, सिंगल फेज सप्लाई दिया है, ये फील्ड वाइंडिंग, और उसके बाद ये यहाँ से फिर ये फील्ड वाइंडिंग इधर लगा दी। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, और ये कहलाएगा शेडिंग रिंग। तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। अब देखिए ये सिंगल फेज सप्लाई दी है मैंने, तो सिंगल फेज सप्लाई में करंट इस तरह से जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी सप्लाई है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा तीन पोजीशन बताऊंगा, ओ से ए से बी और बी से सी। इसके अंदर देखिए बेसिकली अभी तक जो भी इंडक्शन मोटर हमने पढ़ी थी ना, उनमें फ्लक्स रोटेट होता था, फ्लक्स रोटेट होता था, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता था, क्योंकि सिंगल फेज को टू फेज के अंदर बदला जाता था। जबकि शेडेड पोल मोटर के अंदर सिंगल फेज वाइंडिंग सिंगल फेज ही रहती है, केवल जो फ्लक्स की जो एक्सेस है वो शिफ्ट होती है अनशेडेड से शेडेड पोर्शन की तरफ। तो फ्लक्स की एक्सेस शिफ्ट हो रही है, इट इज एज गुड एज द फ्लक्स इज रोटेटिंग। एक्चुअल फ्लक्स रोटेट नहीं होता है, फ्लक्स की एक्सेस शिफ्ट होती है अनशेडेड से शेडेड पार्ट की तरफ ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग करंट दिस साइकिल। फिर इस साइकिल में वापस रोटेट होगी, तो इस तरह से कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती, फ्लक्स आपकी शिफ्ट होती रहती है, जिससे मोटर आपके चलती है, लेकिन इसकी स्पीड काफी कम होती है। लो पावर एप्लीकेशन के अंदर ये मोटर काम में आती है। देखिए कैसे काम करती है। सो सिंगल फेज एसी करंट इज गिवन टू फील्ड वाइंडिंग। एक सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट फील्ड वाइंडिंग में दिया जाता है। पोर्शन ओ ए अल्टरनेटिंग करंट का जो पोर्शन ओ ए है, तो फ्लक्स बिगिन टू इंक्रीज, फ्लक्स की वैल्यू तेजी से इंक्रीज होगी, ओ से हो ही नहीं, दिख ही रहा है। और एक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द शेडिंग कोइल। इस शेडिंग कोइल के अंदर ईएमएफ प्रेरित होता है बाय द फैराडेज लॉ। The direction of induced current in shading coil is such that it opposes the causes that is producing it. तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण की ये उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होने का कारण क्या है? ओ से ए के बीच में तेजी से जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, thus the flux is shaded portion weakens down and in unshaded portion it strengthened up as shown in figure। तो शेडेड पोल के अंदर जो फ्लक्स होगा, ये शेडेड पोल है, ये शेडिंग रिंग लगा रखी है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये अनशेडेड पोर्शन। तो इस एरिया में तो फ्लक्स वीक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है और लेंज के नियम से उसका विरोध करेगा, जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न होने का कारण है तेजी से जो फ्लक्स बढ़ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट इस ओ से ए तक। ठीक है, तो यहां फ्लक्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यहां फ्लक्स का कंसंट्रेशन कम होगा, तो जो एक्सेस होगी फ्लक्स की वो अनशेडेड की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, इधर अभी वैसे अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो फ्लक्स का तो सेंटर पे रहेगी, यूनिफॉर्म होगा जब, और नॉन यूनिफॉर्म केस में अनशेडेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो ड्यूरिंग द पोर्शन ऑफ ए बी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ए बी ए से लेके बी तक जब बढ़ रहा है, अब ए से बी तक, ये तो ओ से ए तक का काम हो गया, जिसका डायग्राम ये है, यहां लिख लीजिए ओ से ए, मैं लिख देता हूं। ये डायग्राम का है, ओ से ओ से ए, ओ से ए तक का तो ये डायग्राम हो गया। ठीक है, अब ए से बी तक, ए से बी तक देखिए फ्लक्स जो है ना वो लगभग स्थिर है, बहुत कम बदलाव आ रहा है ए से लेके और बी तक, दिख रहा है इसके अंदर। सो ड्यूरिंग द पोर्शन ऑफ बी सी, सॉरी ए बी, ड्यूरिंग द पोर्शन ए बी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, flux has reached almost maximum value and it is not changing, thus the flux distribution across the pole is uniform। ये जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये यूनिफॉर्म देखिए, ये शेडिंग कॉइल है, तो इसमें फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो बता रखा है, ये
बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो अब जो फ्लक्स की जो एक्सेस आ गई वो सेंटर में आ गई। इस समय एक्सेस किधर थी, ये इधर थी। इन दिस केस मैं वापस एक बार पेन ले लेता हूँ। इस केस में जो फ्लक्स की एक्सेस है वो यहाँ रहेगी, क्योंकि फ्लक्स अधिकतर इधर है। दिस इज द एक्सेस ऑफ फ्लक्स। इस केस में सेंटर में आएगी, सेंटर में। तो अनशेडेड से शेडेड की तरफ फ्लक्स शिफ्ट हो रही है। ठीक है। और थर्ड केस के अंदर ड्यूरिंग द पोर्शन बीसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, ये बीसी, ये बीसी, अब फ्लक्स घट रहा है, घट रहा है ना फ्लक्स। सो ड्यूरिंग द पोर्शन बीसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट द फ्लक्स डिक्रीजेस। दिस decreasing flux induces EMF current in shading coil. According to Lenz's law, direction of the current is such that it opposes the decreasing flux. तो अब क्या होगा, इस कारण से जो फ्लक्स है शेडेड पोर्शन के अंदर फ्लक्स बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शेडेड पोर्शन के अंदर फ्लक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब जो फ्लक्स की एक्सेस है वो शेडेड पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब जो शेडेड पोर्शन की तरफ जो फ्लक्स शिफ्ट हो रही है तो वो इधर, अब इधर शिफ्ट हो जाएगी। सीधी लाइन नहीं आ रही, कोशिश करता हूँ सीधी लाइन आने की। यस, ये अनशेडेड ये हो गई। तो देखिए ये नंबर 3 है, ये मैं थोड़ी लेंथ के साथ, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, इस तरह से। तो फ्लक्स की जो एक्सेस है ना वो अनशेडेड से शेडेड पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ऐसा लगता है कि फ्लक्स आपका रोटेट हो रहा है अनशेडेड से शेडेड की तरफ। बस दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो आपको बेसिकली क्या है, so the effect of shading coil is to cause the field flux to shift across the pole from unshaded to shaded portion। और ये जो फ्लक्स का शिफ्टिंग है ये कंडक्टर को काटेगा, जिसके कारण की मोटर आपकी रोटेट हो जाएगी। तो देखिए आपको बेसिकली जो डायग्राम बनाना है ना वो ये बनाना है। एक डायग्राम, सबसे पहला डायग्राम तो ये है, ये डायग्राम है पहला। तो ठीक है, दिस डायग्राम नंबर 1। फिर ये दिस डायग्राम नंबर 2, ये डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम नंबर 2। उसके बाद ये डायग्राम नंबर आपका 3 होगा, ये आपका डायग्राम नंबर 3 होगा। दिस इज डायग्राम नंबर 3, दिस इज डायग्राम नंबर 4 और लास्ट में डायग्राम नंबर 5। तो 3, 4 और 5 को आप ढंग से बना के यहां लिख दीजिए ओ से ए। ठीक है, दिस इज ए से बी, ए से बी। ठीक है, और लास्ट में डायग्राम नंबर 5, ये दिस इज डायग्राम नंबर 5, दिस इज डायग्राम नंबर 5। ये कहां से हुआ है, ये हुआ है बी टू सी, बी से सी। ये वीक फ्लक्स, स्ट्रॉन्ग फ्लक्स। ओके, तो so the effect of shading coil is to cause the field flux to shift across the pole face from unshaded to shaded portion. Then shifting flux, this flux shifting flux is like a weak, like a weak revolving flux moving from unshaded portion to shaded portion. Since the rotor is in the influence of this rotating field, a small rotating torque develops and motor start to rotate. तो छोटा कम टॉर्क डेवलप होएगा, तो टॉर्क जो रोटर कंडक्टर है, ये शिफ्टिंग ऑफ फ्लक्स हो रहा है, तो शिफ्टिंग ऑफ फ्लक्स को रोटर कंडक्टर काटेगा, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो रोटर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो मोटर है बहुत छोटी पावर एप्लीकेशंस के लिए काम में ली जाती हैं, क्योंकि इसमें टॉर्क कम होता है, डायरेक्शन इसकी रोटेट चेंज नहीं कर सकते, पावर एप्लीकेशंस बहुत कम होता है।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, नो सेंट्रिफ्यूगल स्विच जैसा इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इज स्मॉल, एफिशिएंसी इज स्मॉल एंड पावर फैक्टर इज लो। ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए इसका जो प्रयोग है वो छोटे, जैसे मैं आपको पहले ही कहा था, छोटे पावर एप्लीकेशंस में किया जाता है। तो पहले इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? सिंपल है, ये कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम में नहीं लेते, लेकिन इसका डिसएडवांटेज स्टार्टिंग टॉर्क छोटा होता है, कम होता है, एफिशिएंसी कम होती है, पावर फैक्टर भी कम होता है। एप्लीकेशन क्या है? स्मॉल फैंस, टॉयज, हेयर ड्रायर, डेस्क फैन एटसेट्रा। मतलब जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं कम पावर की और शॉर्ट ड्यूरेशन की, ये और खास बात ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा देर तक इन मोटर का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि मोटर की एफिशिएंसी कम है, गर्म जल्दी हो जाएगी। तो छोटे फैन है, जैसे टेबल के ऊपर फैन लगा रखा है हमने, छोटा सा गाड़ी के अंदर कोई लगा रखा है, आजकल वो चलते समय भी छोटे छोटे फैन आते हैं। टॉयज है, बच्चों के टॉय के अंदर हम इसको लगा सकते हैं, खिलौने के अंदर थोड़ी देर चलेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट। हेयर ड्रायर है, बालों को ड्राई करना है तो वो मोटर चलती है। डेस्क का फैन है, छोटी सी डेस्क लगा रखी कहीं पे, तो ये छोटी मोटी पावर इसकी एप्लीकेशन है, पावर एप्लीकेशन के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब इसे कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए भैया। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब मैं कल आपको ना स्पेशल मोटर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो सारा जो स्पेशल मोटर है ना, दैट इज ऑल थ्योरेटिकल। इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं है, केवल फेजर डायग्राम, मोटर का डायग्राम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेंगे, ढंग से लिख के आएंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, स्पेसिफाई करेंगे कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फेजर डायग्राम, एप्लीकेशंस, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट? शुभम, पूछना है किसी को? हेलो। हाँ बोलो शुभम। हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो आपने बताया कि फ्लक्स रोटेशन ये शेडेड टू अनशेडेड टू शेडेड में शेडेड। कब होता है सर, ये थोड़ा सा रिपीट करना। देखिए इसमें क्या है, जब ओ से लेके ए तक जा रहे हैं ना हम, ये ओ से लेके ए तक जा रहे हैं ना, ये ओ से लेके ए तक, तो फ्लक्स तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना ये स्क्रीन पे। यस सर। तो ओ से तेजी से इंक्रीज हो रहा है यस तो सर। ईएमएफ इंड्यूस होगा शेडिंग कॉइल के अंदर, शेडिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कॉइल है ना ये। तो लेंज के नियम से उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। विरोध उत्पन्न होने का कारण क्या है? तेजी से जो राइज हो रहा है फ्लक्स, ओ से लेकर तेजी से जो राइज हो रहा है, वो विरोध का कारण है। तो इसलिए क्या होगा कि शेडिंग पोर्शन के अंदर जो फ्लक्स है ना, वो तो वीक हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने के कारण तेजी से जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इस फ्लक्स को क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो यहाँ जो फ्लक्स हो गया वीक हो जाएगा शेडिंग पोर्शन में, जबकि यहाँ स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, सेकंड पोर्शन में ए से बी तक लगभग बराबर है, तो यहां पर जब चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स के अंदर ज्यादा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा उसके अंदर, तो कोई ईएमएफ उत्पन्न बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना पोल्स में, वो यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म होगा तो जो एक्सेस होती है वो सेंटर में आएगी फ्लक्स की। अभी फ्लक्स की एक्सेस कहाँ होगी? अभी फ्लक्स की जो आपकी एक्सेस होगी वो राइट साइड में आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, इधर। दिस द एक्सेस ऑफ फ्लक्स। क्योंकि ज्यादा इधर है, तो ज्यादा इधर है ना फ्लक्स, तो एक्सेस सेंटर में जाके इधर रहेगी। इस केस में एक्सेस कहाँ रहेगी? इस केस में एक्सेस रहेगी सेंटर की। और थर्ड जो केस है, जहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है अब, तो यहाँ फ्लक्स क्या स्ट्रांग हो जाएगा, जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इस कारण विरोध करेगा, तो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा फ्लक्स, जिसके कारण क्या है, अब जो एक्सेस होगी ना वो शिफ्ट होके आपकी राइट साइड में जाए, तो फ्लक्स जो है एक्सेस यहाँ आ जाएगी। तो बेसिकली तीनों केस के अंदर क्या है, जैसे मैंने डायग्राम से पहले ही बताया था, ये तो है ओ से ए का केस, ओ से ए, यह है ए से बी का केस, और ये है बी से सी का केस। तो जो ड्यूरिंग हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर एक्सिस जो फ्लक्स की, वो अनशेडेड से शेडेड की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी अनशेडेड से शेडेड होगा। ठीक है ना? एनीथिंग एल्स? और कुछ? नो सर।
जो सर शेडेड करते हैं इन्हें काटते हैं, हाँ। ये तो सभी में सेम ही रहेगा, एक सब बात में तो चारों नहीं है। जितने पोल की मोटर है, 2 या 4 पोल की मोटर, सब में सेम ही रहेगा। अच्छा। सब में बिल्कुल एक जैसा पोल बनेगा, एक जैसा स्लॉट काटे जाएंगे, एक जैसा कॉपर का बैंड लगाया जाएगा, सब सेम रहेगा ये। ओके सर। ठीक है ना? बंद करूं क्लास? ओके सर, थैंक यू। ओके। यस सर। ओके।